आपको सिनेरियोज बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, जी क्योंकि मैडम। ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है। आप, मेरा ख्याल है, हर रोज ओपीडी में आप जरूर देखते होगे ये केसेस। तो इसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी होती हैं। तो अगर हम डिफरेंट केस सिनेरियोज, छोटे छोटे केस सिनेरियो जिनमें डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ पेशेंट आपके पास आता है, तो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। उसमें फिर उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस हो जाते जी हैं। मैडम। मैडम सिनेरियो से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी जी जी, बताइए। मैम, अगर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है और वो डिमोस्ट्रेट भी हो रही है डेमोस्ट्रेशन करने पे, हम्म तो हमने हम्म बोनीस टेस्ट करना है, लेकिन बोनीस टेस्ट सिर्फ हम प्रोलैप्स वालों में करते हैं या जहां पे भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वहां पे हमें ये हेल्पफुल होगी? देखो, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रोलैप्स में उसकी सिग्निफिकेंस, एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है। यानी उसका जो यूरिथ्रोवेजाइकल एंगल है वो चेंज हो जाता है, और ब्लैडर इज नो मोर एक एब्डोमिनल ऑर्गन नहीं रह जाता, रादर इट डिसेंड्स डाउन। तो इसमें जो हमारा बोनिस टेस्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम उसको बैक टू इट्स नॉर्मल शेप लेके आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है या नहीं है। तो इसका जो लॉजिक बिहाइंड डूइंग दिस इज इन प्रोलैप्स इज कि हम इसको इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आएं, और फिर देखें कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उस तरह से इलस्ट्रेट होती है या नहीं होती। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस प्रोलैप्स में ही है। ठीक है। मैम, जो क्योंकि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के दूसरे पेशेंट होते हैं विदाउट प्रोलैप्स हाँ, वाले, उनमें नहीं है सिग्निफिकेंस? नहीं, उसमें वही है ना कि कोई यूरिथ्रल, जाहिर है इसमें बेसिकली तो यूरिथ्रल वेल्व का मसला है ना, जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसका मसला होता है। तो उसमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जो बोनिस टेस्ट है वो तो एनाटॉमिकल उसको कॉज को डेमोन्स्ट्रेट करेगा ना, कि आप वो जो नीचे आ गया यूरिथ्रल वेजाइकल एंगल, जो नीचे आ गया, आपने उसको उसकी जगह पे रिपोजिशन करना है, और जी फिर मैम। आपने देखना है कि वो डेमोन्स्ट्रेट होता है या नहीं होता। तो जी इसलिए मैम। इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो प्रोलैप्स में ही है। ठीक है। ठीक है मैम। चलें, तो हम ये केस शुरू करें। जी जी, मैम। बताइए, जरा शेयर करें हमसे अपने केस सिनेरियो, दो तीन अगर कर लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है मैम। और मैम, आपके पास भी अगर कोई सिनेरियो है तो आप ही भले दे दें। सिनेरियो तो कॉमन ही होते हैं, उसमें मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं है। वो तो डे टू डे हम कई पेशेंट्स देखते ही हैं, वो बहुत सारे होते हैं। बट आई वांट टू बेसिकली टू शेयर योर थॉट प्रोसेस, कि आप लोग, क्योंकि जो केस आप सिनेरियो डिस्कस करते हो ना, बेसिकली वो दैट रिफ्लेक्ट्स कि आपकी बेसिक जो डेफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल पे है। मैडम मेरे पास सिनेरियो है, बताऊं? जी जी, बताइए। मैडम 34-year-old, married for 10 years, presented with a complaint of irregular and scanty periods, and she is keen to conceive. हाँ, Ultrasound shows necklace pattern. मैडम वो अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग है। ठीक है। ये तो वो हो गया जिसमें हमें तकरीबन सारा ही जो है क्राइटेरिया मिल जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीसीओ। जी जी ठीक मैम। है। अच्छा, और कोई केस सिनेरियो? ये एक हो गया। क्योंकि जब हम एक केस सिनेरियो को लेके चलते हैं ना, तो वो फिर हम उसका एक एस्पेक्ट उस डिजीज प्रोसेस का स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ जी। मैडम, अच्छा। 19 ये केस जो है वो हमने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया था, ये मुझे याद है। 19 ठीक है। ईयर ओल्ड गर्ल है और उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है सिंस मिनार की। उसको हम्म अब उसकी जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 मंथ बैक है, हम्म और उसको वेट गेन भी है, हेयर ग्रोथ भी है, और वो हम्म। अभी इतनी डिप्रेस हो गई है वेट गेन की वजह से, और वो वेट लॉस भी नहीं कर सकती कि एंटी डिप्रेसेंट लेना चाहती है। ओके, ये मतलब रियल केस है या आपका अपना एक बनाया हुआ केस है? मैम, ये मैनिपुलेटेड है। अच्छा, वैसे जो चलो हम ठीक है। मैडम देखते हैं ना, मैडम वैसे जो हम देखते हैं ना वो खास करके होते हैं, मैरिड आती हैं हमारे पास ओपीडी में। हाँ, और वो ज्यादातर। जी जी मैम, प्राइमरी सा फर्टिलिटी के साथ या सेकेंडरी चलो, सा एक केस सिनेरियो मैं रियल वाला केस डिस्कस कर लेती हूँ। 21 ईयर्स ओल्ड गर्ल, अनमेरिड गर्ल, और उसमें साइकिल इरेगुलरिटी कोई नहीं है, रेगुलर साइकिल है, और उसके मुताबिक नॉर्मल फ्लो भी है।
ठीक है, ये उसका एक और वेरिएंट हो जाएगा विद रेगुलर फ्लो, और कोई उसमें कोई मेंस्ट्रुअल जो है सिम्टम्स वगैरह और कुछ ऐसा नहीं है इसके। लेकिन she say that she has hirsutism since her menarche, यानी हिर्सुटिज्म इसको since her menarche है, and there is weight gain but not very significant। मैंने वेट गेन है, वो कहती है कि पिछले कुछ सालों में उसका थोड़ा सा वेट गेन हुआ। तो ये एक केस है जो कि नॉर्मल रूटीन के केस सिनेरियो से फर्क हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें अगर कोई और वेरिएंट है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसमें जो पहले आपके दोनों केसेस थे उनमें बेसिकली हिट्स जो है वो साइकिल इरेगुलरिटी है, और इसमें फर्स्ट वाले में तो इनफर्टिलिटी भी साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको एक जनरल केस के तौर पे लेंगे, ठीक है। इसको हम बाज़ दफा हम ऐसा होता है कि हम एक केस को लेके चलते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी जो सारी हैं इन्वेस्टिगेशंस और वो सब चीजें हम उस केस पे फिट कर देते हैं। यानी हमें पता होता है कि इसमें हिस्ट्री पॉइंट्स ये होंगे, मतलब जैसे मैं बाज़ दफा आपको बता देती हूँ कि इसमें हिस्ट्री में ये चीजें पॉजिटिव हैं, एग्जामिनेशन में ये चीजें पॉजिटिव हैं, और बाकी इन्वेस्टिगेशन पे ये जो हमारी इमेजिनरी ही डेफिनेटली होती हैं जस्ट टू मेक अ केस। लेकिन इसमें हमारी एक ओपन एंडेड डिस्कशन होगी बिकॉज नाउ वी हैव 3 वेरिएंट्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो इसमें हमारे जो यूजुअल हिस्ट्री पॉइंट्स होंगे, हम पहले इसमें मतलब सारे केसेस के हवाले से कर लेते हैं, मैरिड अनमैरिड स्टेटस सारा कुछ। तो इसमें हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होंगी, ये बेसिकली अब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है हमेशा भी स्ट्रक्चर्ड वाइवा का। जी डॉक्टर यास्मीन, आप है ना वॉलंटियर? मैम जी मैम। मैम अगर अनमेरिड गर्ल है तो उसमें जो है हमें आफ्टर ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन डेमोग्राफिक डिटेल पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन को लेकर एज ऑफ मिनार्की से लेकर, जैसे इसमें है एज ऑफ मिनार्की से उसको हिर्स्यूटिज्म है, तो उसकी जो है ड्यूरेशन प्रोग्रेशन कितनी सीवियर है, कहाँ कहाँ पे बाल ज्यादा फैले हुए कितने थिक है, उसके लिए उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, फेमिलियल हिस्ट्री तो नहीं है हिर्स्यूटिज्म की, और उसके अलावा जो है कोई मतलब उसके अलावा आवाज में जो तब्दीली, एक्नी की हिस्ट्री, वेट गेन की हिस्ट्री, अगर वेट गेन की हिस्ट्री है तो कितनी सिग्निफिकेंट है, प्रीवियसली कोई डॉक्यूमेंटेड वेट उसने उसका है जो उसने तब्दीली महसूस की है, और इस चीज के लिए अब तक उसने क्या ट्रीटमेंट लिए हैं। फिर उसकी एज ऑफ मिनार्की से साइकिल को मतलब पूछेंगे कि साइकिल कैसी रहती है, रेगुलर है इरेगुलर है, और कोई ओवेरियन जो है कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, और वो उसके हिस्ट्री पे तो अलावा नहीं मरीज बताएगा ना, उसको मरीज को तो हिस्ट्री नो पे तो मैम। नहीं पता कि उसको वेरिएंट पैथोलॉजी है या नहीं मैम है। हिस्ट्री पे लोअर है, एब्डोमिनल ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन रहता हो मुसलसल, या तो विरिलाइजेशन के साइन जो है वो पूछ लोअर लेंगे। एब्डोमिनल पेन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? लोअर एब्डोमिनल पेन उसकी 101 रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी उस सवाल के जवाब में? पेशेंट कहती है मुझे ऑफ एंड ऑन अगर फर्ज किया लोअर एब्डोमिनल पेन होती है तो उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन एज रिगार्ड टू दिस मैम प्रॉब्लम? कम है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मैम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कम है, लेकिन फीलिंग ऑफ प्रेशर अलोंग विथ हो, या जो है और उसके अलावा जो है पर्टिकुलरली पीरियड्स के जो डेज होते हैं उनमें पेन हो, क्योंकि ओवेरियन सिस्ट का पेन उन डेज में बढ़ता है, और डिस्मेनोरिया मींस, और उसके अलावा डिस्पेरोनिया तो इससे हम नहीं पूछ सकते अनमैरिड अगर रख रहे हैं। लेकिन अगर मैरिड में होगी तो और हम ये मैम भी सारी क्यूशिंग के चीजें जो पूछेंगे। साइन होते हैं, जी मैम, क्या क्यूशिंग आप क्या से कह रहे हैं? अच्छा, एडिनल ट्यूमर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे मसलन मैम, उसमें भी सारी विजुअलाइजेशन के ही सवाल आ जाते हैं, वो हमने पूछे वॉइस चेंज, और जो क्लाइट्रोमेगाली एग्जामिनेशन पे देखना बेहतर होता है, पूछना पेशेंट से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन पेशेंट से आप क्या पूछ सकते हैं कुछ और सवाल? मतलब अगर आप कुशिंग विजुअलाइजेशन से से सवाल रिलेटेड पूछने से आपके ज़हन में क्या पैथोलॉजी आती है? पेशेंट आपको तो नहीं बताएगा मुझे कुशिंग्स है मैम या नहीं? एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स जो होते हैं वो करवाते। ठीक है, और तो उसमें और आप क्या पूछोगे? मैम उससे रिलेटेड सवाल का मैं कह रही हूँ ना कि हिर्स्यूटिज्म हो सकती है, वेट गेन हो सकता है पेशेंट को, हिर्सुटिज्म, ठीक है, और
हॉर्सनेस ऑफ सडन वॉइस ये भी ऑनसेट, हो गया। सडन और सीवियर हिर्स्यूटिज्म होता है उसमें। हाँ ठीक है। जी मैम, और सडन और सीवियर ऑनसेट होगा हिर्स्यूटिज्म। हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, चलते जाएं। और मैम, मैम एग्जामिनेशन पे क्लाइटोरोमेगाली मिलेगी ना उसमें, तो वो पूछना पेशेंट से थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, मैंने कहा। अच्छा, और अनमैरिड आप हिस्ट्री में और चीजें क्या पूछेंगे? और एब्डोमिनल मैस मिलेगी। किडनी के प्रॉब्लम एसोसिएटेड मैंने नहीं पढ़े कि हो सकते हैं या नहीं, हाँ लाइक नहीं, किडनी साइड पेन हो ऐसा कोई सकता है उसको, डायरेक्ट फ्लैंक रिलेशन नहीं पेन। है, लेकिन हिस्ट्री में और क्या पूछेंगे? फ्लैंक पेन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, और क्या पूछेंगे मैम हिस्ट्री में? अब्रप्ट राइज ऑफ द ब्लड प्रेशर कभी कभार हो जाता हो, अब्रप्ट राइज ऑफ द अच्छा। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, हाँ। वो हमें फियोसाइटोक्रोमा अगर कोरिलेटेड हो तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। और और मैम बस मुझे तो इतना ही याद आ रहा था। और इसमें अगर हमारे ऑडियंस में से कोई ऐड करना चाहे तो वो बता दें। मैम मैम एड्रेनल ट्यूमर का मुझे यही याद आ रहा था, कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया जो है उसमें भी तकरीबन मतलब लेट ऑनसेट, तो उसमें भी जो सेम ही क्वेश्चन हो गए ना, जो नॉन क्लासिकल होता है लेट ऑनसेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या? अनमेरिड हिर्स्यूटिज्म के साथ फैमिलियल हिस्ट्री, जेनेटिक जो होते हैं। कॉस्मेटिक मैडम, कॉस्मेटिक भी हो सकती है। ठीक है, और देखो ओ इसमें बात आइट्रियोजेनिक, मैडम बाहर से कोई एक्सोजीनियस जो है वो एंड्रोजेंस ले रही है। कोई कोई ऐसी मेडिसिन जो ले रही हो जो कि जिसकी वजह से उसका हाइपर एंड्रोजनिज्म हो गया या साइकिल इरेगुलरिटी होगी, ड्रग इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। इसके अलावा दूसरे एंडोक्राइन डिसफंक्शन भी, जिसमें लिवर डिसऑर्डर। हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया भी आ जाता है, जिसमें थायराइड फंक्शंस भी आ जाते हैं, दैट यू नीड टू आस्क। ठीक है, तो ये कुछ, क्योंकि इससे हमें उसका सोर्स ढूंढने में आसानी होगी, या कम से कम जो हम उसका डायग्नोसिस बनाएंगे उसमें हमें आसानी होगी, हमने क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है ये हमें एक गाइडलाइन देगी ये हिस्ट्री। चलें जी, अब इसमें और क्या, एग्जामिनेशन पे आप इसको कैसे एग्जामिन करेंगे ऐसे पेशेंट को? मैम अनमैरिड बोथ गर्ल है मैरिड तो एंड अनमैरिड। मदर की प्रेजेंस में एग्जामिन कर। ओके, ठीक है। ओके मैम। ठीक। अनमैरिड है तो मदर की प्रेजेंस में, मैरिड है तो उसको हम वैसे भी एग्जामिन कर सकते हैं विथ हर ठीक है। परमिशन। ठीक है। ठीक है। बीएमआई वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर, अगर हम अनमैरिड है और उसकी बीपी अब्रप्ट रेज होने की इंपॉर्टेंस है तो हम पल्स इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें एक स्कोर के लिए फेरीमैन गेलवे स्कोर जो है उसका कैलकुलेट करना होता उसका है। उसका स्कोरिंग आप जरूर करोगे। जी ठीक है, मैम। तो हेयर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का आपने सारा स्कोरिंग सिस्टम कर लिया। जी मैम। और मैम जो स्कैल्प हेयर लॉस होता है उनको वो भी देखेंगे फॉर थायराइड डिफरेंशिएशन, और वो पीसीओ में भी होता है। उसके बाद ठीक है। एक्नी के लिए फेस पे देखेंगे एकेंथोसिस निग्रिकेन जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया की साइन होती है, उसके लिए देखेंगे ग्रियन। और ये जो एक्सिलरी रीजन्स है या बैक ऑफ द जो होता है नेक, उस रीजन्स पे खास करके। ठीक है, और मैम अगर प्रोलेक्टिनोमास कर रहे हैं ड्यू टू सेकेंडरी एमेनोरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो विजुअल एक्वेटी और ब्रेस्ट में जो है गिलेक्टोरिया के लिए भी एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, थायराइड उसके बाद एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सारे जी का मैम सारा आप करोगे। इवन अनमैरिड में भी आपने करना होता है, अगर करना हिस्ट्री है। वैसी तो। इवन ना भी हो तो फिर भी आप एज अ पार्ट ऑफ रूटीन एग्जामिनेशन आप इसमें जरूर कर रहे होते हो। ठीक है, और जी मैम। मैम हाँ चेस्ट पे जो है वो ब्रेस्ट हेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक। फेरीमैन गेलवे के हिसाब से। ठीक है। पर ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे भी पहले हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई बल्ज तो नहीं है, और फ्लेबी एब्डोमेन तो नहीं है। फ्लेबी एब्डोमेन जो रेज्ड वेस्ट जो साइज होता है वो पीसीओ की तरफ हमें जो है ले जाता है। ठीक और है। उसके अलावा जो ठीक है है। कोई पेल्पेबल मास तो नहीं है या कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है। हाँ फ्लैंक टेंडरनेस, अगर हम एड्रेनल ट्यूमर जो है वो सस्पेक्ट करें तो फ्लैंक टेंडरनेस बायमेन्युअल पे, और कोई पेल्पेबल मास तो नहीं है। और ठीक है। अगर अनमैरिड है और कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री है तो हम लोकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। अगर सेकेंडरी एमेनोरिया है और हम
प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां हाँ पे हम उसकी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन और एट्रोफिक चेंजेस के लिए भी देख लेंगे। लाइक अगर 34 है, 35 है, अनमेरिड है और सेकेंडरी एमिनोरिया के साथ आई है, हम प्रीमेच्योर हाँ ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। हाँ ठीक और है। मैम डिस्चार्ज ब्लीडिंग के लिए वो भी मेरिड में ही देखेंगे। हाँ ठीक है। अब इसमें बेसिकली जहाँ पे फेजेस ऑफ एमेनोरिया आते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक केस में जी बताया मैम। कि उसका 3 मंथली साइकिल है। ठीक है, जी मैम। वहां पे आपने ओवेरियन फेलियर का भी सस्पेक्ट करना होता है, बिकॉज स्टिल यू हैव नॉट डायग्नोज द केस टू बी। वो तो हम आगे चल जी के उसमें देखेंगे कि अगर उसमें सब चीजें वो ठीक हैं तो उसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आता है या नहीं आता। लेकिन 3 मंथली साइकिल एंड द स्कैंटी फ्लो जो है वो भी, उसको भी हमने डिफरेंशिएट करना होता है फ्रॉम द अदर कॉजेज ऑफ दीज स्कैंटी इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स। जी मैम। तो अब इसमें और कोई चीज रह गई है जो एग्जामिनेशन पे आप करोगे? मैम बायमैन्युअल एग्जामिनेशन। वो तो मेरिट में करेंगे ना? जी जी मैम। ठीक है। मैम हिप टू जो रेशो होता है, हिप टू वेस्ट रेशो, बेसिकली वो ट्रंकल ओबेसिटी ही होती है ना, ये जो जो कि बहुत सारी कंडीशंस में कॉमन है, लाइक इन कुशिंग्स, इन पीसीओ, और ये इन सारों में तकरीबन ये होती है। ये जैसे हम इसको कहते हैं कि पियर शेप ओबेसिटी, वो वाली चीज है जो इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमने अगर एग्जैक्ट वेट और वो सारी कैलकुलेशंस करनी हो तो फिर उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हम करते हैं। लेकिन इसको हम जनरलाइज्ड बीएमआई के तौर पे ही लेंगे। हम उसकी बाकी जो फाइनल जो फाइन डेफिनेशंस हैं वो उसमें अभी नहीं जाते। इसको बीएमआई के तौर पे ही हम लेंगे कि बीएमआई कितना हो तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर कोई चीज रह गई हो तो हमारे सुनने वाले बाकी उस पर कमेंट कर सकते हैं, क्या उनके माइंड में कोई ऐसी चीज है तो। जी मैम जब वो हाँ जी। एमिनोरिया की हिस्ट्री, मैं ही ठीक हूँ है। मैम। मैम अगर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री हो एमिनोरिया की, फ्रीक्वेंट हाँ, इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स है ना, तो वहां पे हम हाँ, विथड्रावल का भी पूछेंगे कि पीरियड्स हाँ। स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं कि विथड्रावल ही लेनी पड़ती है ये उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम हिस्ट्री में ही पूछेंगे। क्योंकि अगर एवरी जी टाइम मैम। she has she has to use the medicines for the withdrawal bleeding whenever she has a period of amenorrhea, यानी राइट फ्रॉम सिंस मिनार की एक दो पीरियड्स आए उसके बाद एवरी टाइम दिस इज विथड्रॉल ब्लीडिंग, तो आप उसको किस में लेबल करोगे? ज्यादा मैम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, नहीं, पॉलीसिस्टिक के और कोई अगर फर्ज किया अगर पैरामीटर अदर फीचर सजेस्टिव ऑफ होते हैं। तो भी आपने उसमें ओवेरियन इनसफिशिएंसी को बहुत जरूरी इसको रूल आउट करना है, बिकॉज दिस देन इट विल बी लेबल्ड एज सेकेंडरी अच्छा। एमेनोरिया, जी जी। because the periods don't start spontaneously, rather you have to use certain drugs for the withdrawal bleeding. ये खुद से नहीं होते। बाद में पेशेंट कहती है 6-6 महीने भी ना हो तो मुझे करनी पड़ती है, इस्तेमाल करनी पड़ती है मेडिसिन। तो उस सूरत में हम इसको जो है वो उसमें सेकेंडरी एमेनोरिया, फिर उसकी हम फर्दर कॉजेज में चले जाते हैं जिसकी डेफिनेटली बहुत सारी कॉजेज हैं। चलें जी, अब इसके हम इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं जी। मैम अनमेरिड में जो है इन्वेस्टिगेशंस में, अनमेरिड में अगर जो है एमिनोरिया के साथ आई है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी मतलब रिप्रोडक्टिव ईयर्स है तो हम माइंड में रखेंगे। उसके अलावा बेसलाइन हेल्थ प्रोफाइल के बाद पेशेंट का एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड और जो है हार्मोनल प्रोफाइल डे 2 पे सीरम LH FSH उनका रेशो और सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल जो कि हम AFI से लेते हैं, AFI भूल गई मैं, एंड्रोजन वो जो इंडेक्स लेते हैं। जी जी मैम। फ्री एंड्रोजन इंडेक्स जो है वो ठीक है। फ्री ठीक है। एंड्रोजन इंडेक्स। अच्छा, लेकिन और ये उसके अलावा हाँ ठीक है, बताइए। मैम उसके अलावा अगर हम एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर जो है वो सस्पेक्ट करें ना, तो डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेनिडायोन या एंड्रोस्टेनिडायोन ये हम करवाते हैं। या ठीक है। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया अगर हम सस्पेक्ट करते हैं लेट ऑनसेट कंजेनाइटल, तो उसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं। ठीक है। उसी तो ये तरह अल्ट्रासाउंड। क्या हम हिस्ट्री पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एड्रिनल है या ओवेरियन है या दोनों में से कुछ नहीं है और पेरिफेरल है? मैम क्या एड्रिनल हमारे और पास कोई ऐसा ओवेरियन कुछ? ट्यूमर,
एड्रिनल और ओवेरियन ट्यूमर जो है उनमें अब्रप्ट ऑनसेट जो हेयर ग्रोथ होती है, सीवियर, और वेट गेन भी, सडन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, तो ये सारी चीजें हमें वहां पे, और विरिलाइजेशन के दूसरे साइन वो हमें and the severity of situation is much more. जी मैम। ठीक है, जो हिर्सुटिज्म है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से हम जाएं तो वो ये काफी ज्यादा बन जाता है। तो कुछ ना कुछ हमें इंडिकेटर जो है वो हिस्ट्री पे भी मिल जाते हैं, बट फर्दर वी हैव टू सॉर्ट इट आउट बाय दीज इन्वेस्टिगेशन व्हिच यू हैव जस्ट मेंशन। अब सपोज द पेशेंट इज कोई ऐसा पेशेंट हो मैम इसमें थायराइड और प्रोलैक्टिन वो जो है वो मतलब एज पर नीडेड अगर हिस्ट्री सजेस्टिव होते हैं तो, लेकिन फिर भी इसमें ये हमेशा करवा लेना चाहिए, थायराइड भी और प्रोलैक्टिन भी हिस्ट्री सजेस्टिव है या नहीं है। और मैडम अगर पीसीओ सस्पेक्ट करें ना तो बीएमआई के हिसाब से या फैमिली हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर के हिसाब से हम ओजीटीटी भी करवाएंगे। वो भी करवाएंगे, लेकिन इसमें जो थायराइड प्रोफाइल, अब जो ऑब्जर्वेशंस भी हैं या जो बाकी चीजें हैं, जैसे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की बहुत दफा बात होती है, तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इज यूजुअली कंसिडर्ड नॉट टू बी ट्रीटेड। एक जो फिजिशियंस का जो एक व्यू पॉइंट होता है वो ये कि इसको करने की जरूरत नहीं है सब क्लिनिकल को क्योंकि इस पे थायराइड खुद ही कॉम्पनसेट कर लेता है। बट यू हैव टू लुक इनटू कंप्लीट थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें जाहिर है जो थायरोक्सिन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज T3 एंड T4, एंड अमंग दैट T3 इज मोर पोटेंट। और इसकी जो पेरिफेरल कन्वर्शन है वो मसल्स वगैरह में होती है फ्रॉम T4 टू T3। लेकिन हमने ये देखना होता है कि वॉट एवर इज द TSH लेवल, सपोज 8 या 9 है TSH लेवल, और पेशेंट जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ आता है जिसमें इरेगुलर साइकिल्स हैं और ये सारा कुछ है, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इवन इफ इट इज लेबल्ड एज सब क्लिनिकल। क्योंकि दो चीजों में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स एंड सेकेंडली फॉर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। क्योंकि ये दोनों वो चीजें हैं जो सबसे पहले इफेक्ट होती हैं, सिम्टम्स तो कहीं बाद में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों के, इन दोनों प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आता है या ओवुलेटरी डिसफंक्शन ऑफ एनी टाइप, तो उसमें ये थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना और प्रोलैक्टिन का भी प्रोफाइल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ट्रीटमेंट हमने करनी है या नहीं करनी, सपोज इरेगुलर साइकिल के साथ पेशेंट है, उसका TSH आ जाता है 8 या 9, तो अब उसमें हमने ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी, दैट विल डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट लेवल्स ऑफ द T3 एंड T4। क्योंकि TSH बढ़ रहा है इन एन अटेम्प्ट टू ओवर प्रोड्यूस थायरोक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, कॉम्पनसेटरी है ना ये। तो उसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि जो T3 T4 के लेवल्स हैं वो अब T3 T4 की एक रेंज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम। उस मिनिमम टू मैक्सिमम की एक मीडियन फिगर होती है, यानी दरमियान में 50% पे जो आती है। उन T3 T4 के लेवल उस 50% से ऊपर होंगे तो आप ट्रीट नहीं करोगे, बिकॉज ऑलरेडी द थायराइड इज बीइंग कॉम्पनसेटेड। लेकिन अगर वो T3 T4 के लेवल उस 50% से नीचे होंगे तो इसका मतलब है कि बावजूद TSH के बढ़ने के थायराइड उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहा, तो इसलिए वहां पे ट्रीटमेंट जरूरी हो जाएगी। फॉर द सेम TSH लेवल एक पेशेंट में आप ट्रीट कर रहे होगे, एक में आप नहीं ट्रीट कर रहे होगे। तो इसमें जिसमें आप ट्रीट नहीं कर रहे, डेफिनेटली उसकी हर 6 से 8 हफ्ते के बाद मॉनिटरिंग जरूरी होती है कि किसी भी वक्त अगर वो डीकॉम्पनसेट हो जाए तो आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। एंड मेनी टाइम्स द थिंग्स आर रिजॉल्व्ड बाय डूइंग दिस। तो जहां पे भी इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस हो, जो भी उसकी वजह हो, उसमें साथ अगर ये भी है एसोसिएटेड, तो आप उसको ट्रीट जरूर करो। और प्रोलैक्टिन जाहिर अगर है तो फिर उसको आपने ट्रीट करना ही होता है। तो इसमें जो है वो इसकी फिर ये सिग्निफिकेंस बन जाती है। सिम्टम्स बाल दफा नहीं होते, सब क्लिनिकल के नहीं होते। इवन जो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी है उसमें भी पेशेंट के बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं। एक पूरा स्पेक्ट्रम है ना उसके सिम्टम्स का, उसमें से कोई एक आध हो जाएगा, दूसरा हो सकता है ना हो। तो इसलिए इसको हमने इस तरह से डिसाइड करना होगा। अब जो आपने अच्छा, इसके अलावा और कौन से टेस्ट आप करवाओगे? ये तो हॉर्मोन्स के टेस्ट हैं जिसपे हम अभी जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अलावा क्या टेस्ट करवाओगे? मैम ये अनमेरिड में 21 ईयर वाले में, हाँ, 21 या 19 ईयर्स जो दोनों अनमैरिड है, अभी हम उसको ही लेके चलते हैं दोनों को।
फिर मैरिड वाले को साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे। मैम एब्डोमिनो पेल्विक जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हाँ हम एड्रेनल ट्यूमर के लिए, ओवेरियन पैथोलॉजी के लिए भी देख लेंगे। हाँ ठीक है। एड्रेनल्स का भी साइज देखेंगे और ओवेरियन पैथोलॉजी को भी। और क्या क्या मतलब इसमें आप लिख मैम के क्या करेंगे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को कि क्या क्या चीजें असेस करें? ultrasound abdominopelvis for the ovarian, any ovarian pathology, including ovarian cyst and adrenal, any adrenal enlargement for मतलब कोई adrenal tumor के लिए suspected हाँ और क्या ये जो endometrial। अल्ट्रासाउंड है ये रैंडमली किसी भी टाइम पे होगा? जी मैम, ओवेरियन और एड्रिनल के लिए तो किसी भी टाइम पे हो सकता है। यूट्राइन पैथोलॉजी देखने के लिए या ओवेरियन में कोई फॉलिकल जैसे हम देखते हैं तो उसके हम डेज बनाते हैं ना। हाँ यूट्राइन पैथोलॉजी इसमें अगर एमेनोरिया की हिस्ट्री होती तो मैं एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए भी कह देती। अच्छा ठीक है। और अगर एमेनोरिया की हिस्ट्री ना मतलब हो तो? इरेगुलर। अब हमारे पास अनमैरिड के दो सिनेरियोज थे। एक में 3 मंथली साइकिल है और जो जो कि इरेगुलर साइकिल्स हैं, और 3 मंथली साइकिल जो आप लोगों ने मुझे बताया। सेकंड वो है जिसका रेगुलर साइकिल है लेकिन उसका मेन मसला हिर्सुटिज्म है, उसके फ्लो में भी कोई मसला नहीं हुआ, उसका रेगुलर साइकिल है। तो जिसका 3 मंथली साइकिल है उसका अल्ट्रासाउंड कब करवाओगे और जिसका रेगुलर साइकिल है उसका अल्ट्रासाउंड कब करवाओगे? मैडम जिसका 3 मंथली साइकिल है, अब वो फर्स्ट एक्सपोजर पे आई है तो एक बेसलाइन स्कैन होगा, उसमें ओवेरियन और एड्रिनल ट्यूमर जो है वो देख लेंगे। लेकिन जो हाँ उसकी यूट्राइन पैथोलॉजी है उसमें हाँ हम एंड्रोमेट्रियल थिकनेस देख लेंगे इस मर्तबा भी। क्यों? क्योंकि उसको जो है 3 मंथ से एमेनोरिया है, तो वो हाँ हमें मतलब इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी या एंड्रोमेट्रियल थिकनेस और उसमें वो जो है वो। हमारे पास आती है कि पिछले 2 महीनों से पीरियड्स नहीं हुए, मतलब ये तो उसकी पुरानी हिस्ट्री है ना, 3 मंथली साइकिल कब से चल रहा है। लेकिन अब हमारे पास आई है जिसमें जी वो मैम। कहती है 2 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं हुए। तो उसमें आप एक करवा लोगे अभी बेसलाइन, जी जी। बेस लाइन। क्योंकि मसला ये है कि उसकी इनिशियल फॉलिकल जो रिक्रूटमेंट जो साइक वो मतलब कुछ लोगों में होता है कि बहुत स्लो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है, रिक्रूटमेंट बहुत स्लो होती है, तो उस हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू असेस। तो उसको तो अभी करवा लोगे। अब जो हमारे पास आई है विद द रेगुलर साइकिल उसको हम टाइम करके देखेंगे। ठीक है, जी देयर मैम। वी कैन टाइम इट। इसका मतलब है कि उसकी फॉलिकुलर मैचुरेशन रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट में कोई मसला एज सच नहीं है। तो इसलिए उसको हमने टाइम करके देखना है। और उसमें खास तौर पे जब हम उसके फॉलिकल्स वगैरह हम क्या लिख के भेजेंगे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को? फॉलिकल का क्या करें? बस फॉलिकल को देख के मैं बता दे क्या साइज है? मैम वो तो पीरियड्स वॉश होने के बाद हम कहते हैं ना कि सी द नंबर, आई वांटेड टू सी द फॉलिकुलर नंबर पर ओवरी। जो न्यू है ना मैम एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन, उसमें फॉलिकुलर नंबर पर ओवरी और फॉलिकुलर नंबर पर सेक्शन और ओवेरियन वॉल्यूम, 3 चीजें दी हुई हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी के लिए। बेसिकली इसमें हम फॉलिकल नंबर्स देखते हैं। पर सेक्शन देखने की कैपेसिटी हर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट में नहीं होती कि उसमें कौन से सेक्शन पे देखें। ठीक है, जी जो मैम। फॉलिकल नंबर पर ओवरी है वो टोटल फॉलिकल नंबर कितना है, और उनका इसके साइज। अलावा उनका साइज क्या है, और ओवेरियन वॉल्यूम क्या है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस भी। जी मैम। एंडोमेट्रियल थिकनेस भी हमने देखनी होती है। तो अब मैम बेस्ट टाइम तो यही है ना पीरियड्स के बाद वाला, हाँ, इमीडिएटली बाद। इसमें जिसका रेगुलर साइकिल है वो तो पीरियड के बाद वाला ही टाइम होगा, जिसमें हमारा नॉर्मल जो हम जो फेलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं उसके हिसाब से ही हम करेंगे। तो उसमें ये सारा कुछ हम लिख के भेजेंगे। ठीक है, प्लस जो एड्रिनल्स वगैरह ये सारा कुछ। अब इसमें जो है इसके अलावा और हमने क्या चीज इसमें और क्या हमने करना होगा ये जो है टेस्टों में इन्वेस्टिगेशंस में कुछ और रह गया मैम इसमें? एक, हाँ मैम जी। जो वो होता है एविडेंस बेस्ड वाली गाइडलाइन है ना, उसमें यह लिखा था कि एडोलिसेंट में मतलब 8 ईयर आफ्टर मेनार्की आप जो है ओवेरियन मॉर्फोलॉजी और एएमएच अल्टरनेट एक दूसरे के नहीं कर, मतलब एडोलिसेंट में नहीं करेंगे, वो हम एडल्ट्स में करते हैं, बेसिकली एएमएच वहां पे हेल्पफुल होता है। जब हमने एफएसएच एलएच करवा लिया पेशेंट का डे 2 या 3 पे,
तो उसके साथ फिर हमें AMH करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं, वो हमें क्योंकि देखो AMH की जो ज्यादा सिग्निफिकेंस है वो फर्टिलिटी के हिसाब से, फर्टिलिटी पोटेंशियल हमें बता रहा होता है। लेकिन जहां तक ओवेरियन फंक्शंस का ताल्लुक है या फॉलिकुलर डेवलपमेंट का ताल्लुक है, ये सारी चीजें हमें FSH ज्यादा बेहतर बताता है। और इसकी जाहिर है डेफिनेटली इसकी साइक्लिकल वेरिएशंस है। तो जो पेशेंट इनफर्टाइल हों वहां पे तो AMH, क्योंकि देखो AMH और FSH के डिफरेंट सोर्सेज हैं। AMH जो है वो सीधा ओवरी से ही बनता है, प्री एंट्रल और एंट्रल फॉलिकल, जो अभी मैच्योर नहीं हुए होते, क्योंकि एंट्रल फॉलिकल ही हैं जो रिक्रूट फिर होते हैं अल्टीमेटली और ईस्ट्रोजन बना रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन का फीडबैक जाता है, उस हिसाब से FSH जो है और LH का सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल होता है। तो ये जो है ये इसमें थोड़ी सी इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में फर्क आ जाता है। जहां पे आपका पहला केस था 34 इयर्स की इरेगुलर स्कैंटी पीरियड और इनफर्टाइल भी है, वहां पे AMH का रोल आएगा। पीसीओ के प्योरली पीसीओ के डायग्नोसिस में AMH का बहुत जो है वो पाइवटल रोल नहीं है। वहां पे FSH, और उसमें खास तौर पे FSH LH का इसलिए कि LH जो है वो एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर पीसीओ, ठीक है। LH ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो वो डेफिनेटली एंड्रोजन, ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है फ्रॉम द ल्यूटेनाइज्ड ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, थीका सेल्स जो होते हैं जो एंड्रोजन बना रहे होते हैं प्राइमरीली। जो FSH है, और FSH तो अपनी नॉर्मल उसके हिसाब से होगा, लेकिन LH जो है वो तक, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेशो उसकी देखनी होती है, जिसमें 1 पार्ट FSH होता है और 2 पार्ट LH होता है इन अ नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल ओवुलेटिंग पेशेंट ऑन डे 2 and 3। और ये फिर LH सर्ज जाके आती है ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सर्टेन स्ट्रिप टेस्ट, जो कि ओवा सर्ट भी कहलाती है और जो LH सर्ट जो इंडिकेट करती है, और उसके बाद ग्रेजुअली इट गोज डाउन, और फिर उस अंडर इफेक्ट ऑफ दैट LH जो है वो थीका ल्यूटिन सेल्स वो बनते हैं, सेल्स बनते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वन ऑफ द प्रिकर्सर्स ऑफ एंड्रोजन्स। प्रोजेस्टेरॉन उनका प्रिकर्सर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये वाली चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी FSH LH का देखा जाना। लेकिन अब चूंकि होता ये है कि AMH PCO के केसेस में फॉल्सली हाई चला जाता है। फॉल्सली हाई इसलिए चला जाता है कि इसमें नंबर ऑफ प्री एंट्रल फॉलिकल्स काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं अगर 20 फॉलिकल्स हैं और नेकलेस अपीयरेंस में है तो वो PCO का एक मार्कर है, सॉफ्ट मार्कर है ऑन अल्ट्रासाउंड। तो एक आम ओवरी में आप देखो तो तकरीबन जो एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है वो 5-6 इतना होता है, और उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है। इसमें चूंकि प्री एंट्रल फॉलिकल बहुत ज्यादा होते हैं और उनमें से कोई भी डेवलप नहीं कर रहा होता, तो उनका नंबर ज्यादा होने की वजह से AMH ज्यादा बन रहा होता है। तो इसलिए इसमें इसको करवा लें तो उसमें बेसिकली वो बढ़ा हुआ ही आएगा। That will just reinforce your diagnosis but will not help in the confirmation of the diagnosis. 13 वाली है राइट की कहाँ है राइट है ना चलिए जी, अब हम आते हैं इसके जो बाकी हमने करवाए थे। आपने फ्री टेस्टोस्टेरोन इंडेक्स या एंड्रोजन इंडेक्स जो आपने करवाया वो आपने करवा लिया, DHEA और ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब DHEA जो है या एंड्रोस्टेनडायोन है, उसमें और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स में क्या फर्क है? व्हाट इंफॉर्मेशन डू दीज टू टेस्ट गिव यू? ये ना 12.4 आपने जो इतने सारे टेस्ट डॉक्टर करवाए, फरहाना आपका माइक बंद कर दें। हाँ जी, इसमें इन मैम दोनों इसमें में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। हाँ जी, ये सिंथेसिस जो है ना उसका साइज डॉक्टर फरहाना माइक बंद कर दें। मैडम इसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमें लेट ऑनसेट कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया जो है उसके लिए, जो कि रेयर होता है, लेकिन जो डायहाइड्रो and what will be the other clinical manifestations of it except for apart from the hyperandrogenism sign and symptoms? हाइपरएंड्रोजेनिज्म तो है और उसका एक सोर्स है, इसलिए वो हम करवा रहे हैं, बट व्हाट आर द अदर क्लिनिकल मार्कर्स? शुड वी फोकस ऑन इट और नॉट? मैम क्लाइटोरोमेगाली
ठीक है, और बाकी विरिलाइजेशन के भी साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। जी अब जी ये जो मैम। एडल्ट जी जी ऑनसेट कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है उसकी भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। यानी जैसे जी मैम। एक स्पेक्ट्रम है ना, पीसीओ जो है वो बहुत मिनिमल सिम्टम के साथ भी होता है, किसी में ना साइकिल डिस्टर्ब हुआ होता है ना उसका फ्लो डिस्टर्ब होता है, कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन जस्ट अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चल रहा होता है। तो इसी तरह से जो बाकी सिंड्रोम्स भी होते हैं उनकी भी मैनिफेस्टेशन कैन बी क्लिनिकली वेरी वेरिएबल। ठीक है, तो जहां पे आपको उस तरह से क्लाइटोरोमेगाली या कोई ब्रेस्ट एट्रोफी या इस तरह की चीजें लगती हैं तो वहां पे आप इसको जरूर करवा लें। रूटीन में हम यूजुअली ये नहीं करवा रहे होते, एक्सेप्ट कि आपको एंड्रोजन का कोई सोर्स ना मिले, और ये खास तौर पे उस वक्त जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाते हैं तो। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है, उसका सोर्स क्या है? मैम ओवरी से, एड्रिनल से, एंड्रोजन। और ओवरी और एड्रिनल से ही बनता है ना मैम। और मैडम क्या एंड्रोजन जी? एंड्रोजन से मैडम। नहीं, वो तो है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन लेवल जब रेज होती हैं तो हम क्या क्या चीजें लाते हैं। किसी का माइक जरा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं वो ओवेरियन भी हो सकती है, नॉन ओवेरियन भी हो सकते हैं, पेरिफेरल कन्वर्शन भी हो सकती है। पेरिफेरल कन्वर्शन खास तौर पे उनमें ज्यादा होती है जहाँ पे फैट सेल्स ज्यादा होते हैं, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, या जहाँ पे जाहिर है जो ओवेरियन है हमें पता है कि वो पीसीओ के केसेस में जहाँ पे एलएच ज्यादा होता है वहां पे एंड्रोजन ओवेरियन एंड्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाती है। और पेरिफेरल कन्वर्शन भी इसमें हो सकती है जहाँ पे भी फैट सेल होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हार्मोन्स हैं इनका प्रीकर्सर सेल इज कोलेस्ट्रॉल, जिससे ये सारे डिफरेंट अंडर एक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, जिसके साथ कुछ एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। Can testosterone be converted to estrogen also? सॉरी मैडम, ये तो नहीं पता। हो सकता है। देखो जहाँ पे हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है ना, अब जो केसेस में क्यों कहते हैं कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा होता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो तभी होगा ना जब एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी, एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा होगी, और उसमें जो कि बेसिकली एंड्रो, और ये खास तौर पे उनमें होता है जहाँ पे ये एलएच ज्यादा हो, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो, या ओबेसिटी ज्यादा हो। ये तीनों वो चीजें हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को ज्यादा बढ़ा देती हैं, और टेस्टोस्टेरोन कैन बी कन्वर्टेड अगेन पेरिफेरल कन्वर्शन थ्रू सर्टेन एंजाइम्स एंड पाथवेज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन एंड दस मैम ये एरोमाटेज जो एंजाइम होता है हाँ उसके थ्रू बिल्कुल, ही। एरोमेटाइजेशन जो है, तो उसके इसी वजह से जो पीसीओ के केसेस होते हैं उनमें एंडोमेट्रियल हाइपरट्रफी एंड दस द रिस्क ऑफ, बट इट इज नॉट वेरी कॉमन, ये कम ही ऐसा होता है, लेकिन एक ये रिस्क फैक्टर समझा जाता है एंडोमेट्रियल सीए का, लेकिन ये चूंकि रेयर है इस वजह से हम इसको उस तरह से देखते नहीं हैं। और यही वजह है कि हम इसमें बहुत प्रोलॉन्ग्ड एमेनोरिया को मैनेज हमेशा करते हैं पीसीओ के केसेस में। यानी हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे पेशेंट्स में मैनेज करने का वो ये कि 3 महीने से ज्यादा एमेनोरिया का फेस ना जाए, या अदरवाइज एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 10 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो, क्योंकि उसके पीछे फिर पैथोलॉजिकल फीचर जो है वो यही होती है। तो इसमें जो है वो इसीलिए फिर जो डिफरेंट हम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज करते हैं उनके पीछे ऑब्जेक्टिव एक ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं DHEA लेवल पे। DHEA लेवल आपको क्या इंडिकेट करेगा? मैम डाइहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन लेवल, और उसके अलावा साथ आपने एंड्रोस्टेनिडायोन। मैम ये जो है वो एड्रिनल ट्यूमर को मतलब वो करते हैं, शो करते हैं कि एंड्रोजन वहां पे बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अब ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑफ एंड्रोजन्स, उसमें हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है ऑन द हिस्ट्री, बट नॉट नेसेसरीली इन ऑल केसेस, बट एब्सोल्यूट लेवल, सीरम लेवल जो है इन सारे हार्मोन्स के, वो भी हमें किसी हद तक सोर्स का बता देते हैं। एक्सेसिव लेवल्स
are usually from the adrenal causes. स्पेशली जब नियोप्लास्टिक हो। जो एड्रिनल कॉजेज हैं वो ज्यादातर बहुत एक्सेस में ये बना रही होती हैं। देन कम्स द एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग या एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, ये सारी चीजें हैं जो कर सकती हैं। तो वो तो हमें अल्ट्रासाउंड पे भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक हमें सोर्स का पता नहीं चल सकता हम उसकी ट्रीटमेंट को एक जो कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है वो हम इसमें नहीं एडवाइस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम आते हैं वन बाय वन। अब ये तो हो गया जो हमने अभी अनमैरिड में किया था। अब यही जो पेशेंट आपने मुझे बताई थी 34 इयर्स, इरेगुलर स्कैंटी पीरियड और अल्ट्रासाउंड पे पीसीओ है, उसमें और क्या टेस्ट आप करवाएंगे? मैम उसमें फर्टिलिटी करवाएंगे ना, 10 इयर्स से वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, फर्टिलिटी का पूरा वर्कअप होगा। बिल्कुल, फर्टिलिटी का उसमें वर्कअप जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पीसीओ ही कॉज है, हो सकता है उसके साथ कोई और भी कॉज हो, कोई कोमॉर्बिडिटी तो उसमें हो सकती है, कोई मेल फैक्टर हो सकता है, कुछ भी और कॉज हो सकती है, तो उसमें ये वाली चीजें हम ऐड करते हैं। चलो जी, अब हम आते हैं, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई पूरी सो फार, लेकिन अगर किसी के ज़हन में कोई और इन्वेस्टिगेशन है तो वो बता दें, हम उसको भी देख लेते हैं। मैम ये 34 ईयर ओल्ड में जो आप कह रही हैं इनफर्टाइल और स्कैंटी साइकिल है, इसमें मैम हम थायराइड प्रोलैक्टिन करवाएंगे इस वाले पेशेंट में भी? वो तो हम बेटा इसमें भी करवा रहे हैं, वो तो अनमैरिड में भी हम करवा रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली करवाएंगे। द सिचुएशन इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट इज द confirmed case of PCO based on clinical history as well as on ultrasound. तो वो तो confirmed case है, और जो endocrine dysfunctions होते हैं in terms of hyperprolactinemia या thyroid dysfunction, तो वो तो उसकी एक बहुत important causes में से है, तो उसमें तो हम जरूर करवाएंगे। नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो ये है कि आपने जो थायराइड है और वो प्रोलैक्टिन है, मतलब जो उसकी सब फर्टिलिटी की गाइडलाइन है वो आपने सिर्फ सिम्प्टोमेटिक में करवानी है। अगर थायराइड पे प्रोलैक्टिन ये हमेशा से ग्रे एरिया रहा है कि आप जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो उसमें आप करवाएं, लेकिन जहां पे ये अभी हमने बात जो डिटेल में डिस्कस की है कि जहां पे भी ये पीसीओ के केसेस होते हैं, आपकी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो यही कहती हैं कि इसमें पीसीओ के केसेस में या ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस ऑफ एनी टाइप, उसमें आपने थायराइड फंक्शन प्रोलैक्टिन करवाना है, बिकॉज दीज आर द वन ऑफ द रीजंस, सिम्टम्स हो या ना हो। ठीक है, तो जब ये गाइडलाइन नहीं भी आई थी हम तो तब से ही इसको करवा रहे हैं कि इसमें सिम्टम्स का होना, मतलब जो सिम्टोमेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसफंक्शंस हैं, वो तो बहुत वेरिएबल है। वो तो बार दफा फुल ब्लोन सिंड्रोम पे भी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, वो तो जब हम करवा रहे होते हैं बाकी टेस्ट या फॉर एनी अदर रीजन अगर हमने करवाया तो वो एक डिस्कवर हो गया। तो सिम्टम्स तो बहुत वेरिएबल होंगे, बाज दफा TSH 25, 30, 40 तक भी चला जाए तो सिम्टम्स कोई नहीं होते, और बाद दफा पेशेंट को TSH 6, 7 पे भी सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवुलेटरी डिसफंक्शंस हैं, ओवुलेटरी डिसफंक्शन का क्या नतीजा निकलेगा? इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। एनओवुलेशन का यही मतलब एक आउटकम, जो एक मिनिमम आउटकम है वो यही होता है। तो ओवुलेटरी डिसफंक्शंस में टेस्टिंग फॉर प्रोलैक्टिन एंड टेस्टिंग फॉर थायराइड फंक्शंस इज नाउ रिकमेंडेड इन द लेटेस्ट गाइडलाइन, इसलिए आपने वो करवाना ही करवाना है। थैंक यू। चलें जी, अब इसकी हम जी डॉक्टर यास्मीन, अब इसकी हमने जो है वो काउंसलिंग वन बाय वन, इसमें हम सबसे पहले अनमैरिड को कवर कर लेते हैं। सपोज जो आपका केस था 19 इयर्स, इरेगुलर साइकिल सिंस मिनार की, वेट गेन है, बहुत डिप्रेस्ड भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी लेने का सोच रही है या ले रही है, और 3 मंथली साइकिल है, उसकी काउंसलिंग आप कैसे करोगे? जी मैम एक और चीज मुझे ऐड करनी थी, जहाँ पे पीसीओ की पेशेंट हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जैसे हमने लगे, तो हमने LFTs भी करवा लेनी है, स्क्रीन करना है पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। नहीं, LFTs सॉरी क्यों करवाओगे मैम, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो ठीक है जी मैम। तो उसमें या अगर जैसे हाइपरलिपिडेमिया होता है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द सीक्वल ऑफ दैट सिंड्रोम। ठीक है,
तो जी जी मैम। हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, या अगर फर्ज किया फैमिली हिस्ट्री हो या उसके अपने अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे 34 इयर्स में हो सकता है, इवन यंग एज जी पेशेंट मैम। कैन हैव हाइपरटेंशन समटाइम्स, और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा होते हैं। आई हैव सीन केसेस जहाँ पे बहुत यंग एज पे, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, वहां पे भी उनकी हाइपरटेंशन भी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनके रेस्ड होते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, डाइट है, लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारी वो हैं चीजें जो इसकी वजह बन सकती हैं, बट स्टिल वी हैव टू गो फॉर इट। सो इट विल डिपेंड केस टू केस, नॉट जी मैम। एप्लीकेबल टू ऑल केसेस, बट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। ठीक है, जी मैम। चलें जी। मैम अब इस पेशेंट की मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल काउंसिल द पेशेंट। कर रहे हैं 19 इयर्स, जिसका इरेगुलर साइकिल था, डिप्रेस्ड बहुत है, और ये इसका है, वेट गेन भी है। जी मैम। हाँ Ma'am, first of all, I will counsel the patient with her mother regarding the diagnosis हाँ about the polycystic ovarian syndrome that I am suspecting from her clinical condition, हाँ because she is having prolonged amenorrhea and she need to take the medicine for the withdrawal bleeding. She's हाँ, depressed, weight gain, there is unexplained weight gain. All these are favoring the diagnosis of the polycystic ovarian syndrome. ठीक I है। will reassure her and offer support, and because she's depressed, and I will involve the multidisciplinary team involving me as a gynecologist, dietitian for the reduction of the weight, psychologist for the psychological support, and I will explain her that first and foremost important treatment is the lifestyle modification, and in which she has to do increase activity in her daily routine by doing at least 60-minute brisk walk per day, and reduce her high caloric intake of foods, and increase the protein diet. And also I will explain her that with the only lifestyle modification and with the reduction of at least 5% of the weight, she can resume her normal periods, and she can have spontaneous periods every month. After that, because my patient is having नहीं, irregular cycle, if she फॉर रेगुलेटिंग हर साइकिल्स, आपने क्या बताया, आप क्या करोगे? मैडम एक तो लाइफस्टाइल के साथ जो है, सब हो गया ना, लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, डाइट का, ये सारा उसके कुछ अलावा आपने बता दिया। हाँ ठीक उसके है। अलावा आई कैन ऑफर लो डोज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। लो डोज से आपकी क्या मुराद है? मैम उसमें ईस्ट्रोजन लो डोज के लिए जो है लिखा हुआ था, जो एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ था, और एनी प्रिपरेशन हम दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ईस्ट्रोजन कम क्वांटिटी वाली लो डोज, just to ठीक है। regularize her cycle, because she's unmarried, she doesn't need And any by low dose, contraceptive. and by low dose you mean how much dose? मैम 35 होता है ना, तो उससे कम हो। So you think that 35 मैक्सिमम microgram वाली 35। डोज इसमें सूटेबल नहीं है? मैम वैसे तो 35 होता था, उसमें 35 माइक्रोग्राम होता था, लेकिन इसमें अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं दी हुई, बस ऐसा लिखा हुआ था कि लो डोज देंगे। वैसे लो डोज की प्रिपरेशन वैसे तो तो है, हम 35 देते हैं उसमें। इन रियलिटी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप चाहे उसको 35 वाली दें या 30 वाली दें। But how this जी combined मैम। estrogen pills will help to alleviate her symptoms? क्या सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ साइकिल यस मैडम। रेगुलेशन है? Definitely नो, cycle इट regulation is one आल्सो of the डिक्रीजेस objective, द but हाइपर एंड्रोजेनिक साइंस। and what? एक तो साइकिल रेगुलेशन इसका हो गया इफेक्ट, और हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साइन जो है वो भी रिड्यूस करवाएगी। कैसे? जो जो उसमें मैम डाइन 35 है, जैसे मोस्टली प्रिफरेबल होता है नहीं, डाइन इसमें, 35 तो तो उसमें डाइन 35 तो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग आ जाती है ना, उसको हम एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे तो यूजुअली हम नहीं यूज कर रहे होते। दैट हैज इट्स नो मैम, स्पेसिफिक यूज and has इट इज जस्ट टू definitely a रेगुलराइज द specific पीरियड्स। spectrum of complications. तो इसमें जो हाइपर जी मैम। एंड्रोजेनिज्म है, ये कैसे वो करेगा? इसमें बेसिकली इसके दो चीजें होती हैं।
इसमें एक तो उसमें ओवरऑल जो है मैम जो वो COC पे इसमें गोनेडोट्रोपिन सप्रेशन करनी है, सो मैम FSH जो specifically, इसकी कंस्टिट्यूट होता है COCP की, COCP की जो कंस्टिट्यूट होती हैं वो ब्रेन में जो GnRH पल्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं उनको रिड्यूस करेगा, जिससे कि LH जो है वो रिड्यूस होगा। तो LH की वजह से हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो बन रहा है ओवरी में वो रिड्यूस। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। तो ये LH रिड्यूस उसकी करता वजह से हाँ, जी ठीक है, LH को रिड्यूस करेगा और उसकी सेक्स वजह से हार्मोन जो बाइंडिंग ओवरी ग्लोबुलिन को रेज करता एंड्रोजेनिज्म बन रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को रेज करेगा। जब वो इंक्रीज रेज होगी करेगा। तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मलाइज्ड या डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि इसको जब भी हम ओसीपीज देते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्शन पर्पस भी, तो वो एक बेसिकली नॉकडाउन कर देता है गोनेडोट्रोपिक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को, फीडबैक नहीं ना जा रहा होता फिर। अब तो हमने एक स्टैटिक डोज में हमने दिया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जबकि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस के फंक्शन के लिए चेंजिंग ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जाके ईस्ट्रोजन का फीडबैक जाएगा तो FSH कम हो जाएगा, इसी तरह से प्रोजेस्ट्रोजन का फीडबैक जाएगा तो LH कम हो जाएगा। तो ये चीजें उसको रेगुलेट करती हैं, यानी इन्होंने पहले स्टिमुलेट किया ओवरी को, ओवरी ने जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाया तो उसने फिर आगे अपना जो ट्रिगर हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रेशन को रेगुलेट किया। दिस सिस्टम विल बी नॉन एग्जिस्टेंट इफ वी स्टार्ट यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये गोनेडोट्रोपिन के लेवल से लेके नीचे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल तक, LH FSH के लेवल तक सब चीजों को डाउन रेगुलेट कर देता है। ठीक है, तो इससे ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 35 या 30 माइक्रोग्राम वाली डोज यूज कर लें तो। दिस इज अ सिंपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि कॉन्ट्रासेप्शन पर्पस के लिए यूज होती है, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट लाइन ऑप्शन in patients with irregular cycles, in patients with जो हिर्सुटिज्म या हाइपरएंड्रोजेनिज्म वाले जो बाकी साइन सिम्टम्स हैं। और इसमें क्या करेंगे हम? मैम उसमें उसके अलावा उसके कंसर्न जो थे वो साइकोलॉजिकल मतलब डिप्रेशन में जा रही थी तो साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज की नीड पड़ सकती है। प्लस में उसका वेट बहुत ज्यादा है जिसके लिए हमने उसको लाइफस्टाइल मेजर्स तो बताए हैं, लेकिन अगर उनसे मोटिवेशन नहीं मिलती तो काउंसलर उसमें भी उसको हेल्प कर सकता है। प्लस में हम उसको एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का या जो है बेरियाटिक सर्जरी, अगर बहुत ज्यादा मतलब वेट ज्यादा है और उससे रिड्यूस भी नहीं हो रहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, लेकिन वो बहुत बाद में। नहीं, इसमें जो है वो एज अ फर्स्ट लाइन अप क्या करते हैं, अगर BMI ज्यादा हो तो, जैसे इसमें वेट गेन की हिस्ट्री तो है, मैम BMI टेबलेट ज्यादा है, मेटफॉर्मिन पेशेंट को जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, दैट इज फॉर द पीरियड इरेगुलरिटी, दैट इज फॉर द वेट गेन, दैट इज फॉर हिर्सुटिज्म या बाकी जो उसका चीजें हैं उसकी वजह से है। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई शी इज नाउ मच स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड ड्यू टू हर फिजिकल कंडीशन। मैम तो इसमें फिर हम इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स देते हैं। हाँ, उसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात हमेशा पहले करते हैं, तो जी इंसुलिन मैम। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट हम सबसे पहले करेंगे, जो डेफिनेटली हाइपर एंड्रोजिनिज्म को भी करेगा, क्योंकि ये LH को भी फिर कम करता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है, वहां पे भी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम बनना शुरू हो जाती है, वहां पे भी LH ज्यादा होता है। अगरचे LH ज्यादा वाला मैकेनिज्म अमूमन उनमें ज्यादा ऑपरेटिव होता है जिनका BMI ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिनका BMI ज्यादा हो वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्ट एज अ फैक्टर टू इंक्रीज द एंड्रोजन लेवल्स एंड टू डिक्रीज द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। तो इस वजह से जो है वो फिर हम इनको इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट देंगे, जो कि मेटफॉर्मिन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग। अच्छा, बाकी जो आपने एंटी ओबेसिटी मेडिसिन दी वो क्यों दी? और मैम अगर जो है लाइफस्टाइल मैयर से और जो है मतलब मेटफॉर्मिन से दूसरी भी देखो, मैयर्स। जी जी मैम। तो उस सूरत में फिर एंटी ओबेसिटी मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन इसका रोल बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, जी मैम। और इसके लिवर पे भी इफेक्ट होते हैं कि हेपेटोटॉक्सिक भी होती हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज। अच्छा, बेरियाट्रिक सर्जरी जो आप पे करते हैं वो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज,
अनकंट्रोल्ड पीसीओ और इसमें जहाँ पे बीएमआई 35 से ज्यादा हो 5 से जाए ज्यादा हो, तो वहां पे फिर आप करते हैं और इसके बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। मतलब जो है इससे काफी फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए जो है इसमें फिर मैम। डायबिटीज कंट्रोल, इनफर्टिलिटी वाले इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की सब चीजें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है। अब ये जो मेटफॉर्मिन का लंबा इस्तेमाल होता है, ये अमूमन इसका भी बहुत लंबा अरसा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते यूजुअली, क्योंकि इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं? मेटफॉर्मिन इतना कॉमनली यूज्ड होती है, ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स ऑफ पीसीओ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड मेटफॉर्मिन एज अ फर्स्ट लाइन ऑप्शन। मैम जीआई साइड इफेक्ट है, टेस्टलेस, माउथ टेस्टलेस होता है, हेडेक, और ये कॉमनली होते हैं। जीआई साइड इफेक्ट वेरिएबल हैं, मतलब हाँ सम पीपल कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड सम पीपल कंप्लेन ऑफ ब्लॉटिंग, ठीक है। डायरियाज, हाँ, वोमिटिंग, नोजिया। रीनल इफेक्ट्स होते हैं विद द प्रोलॉन्ग यूज्ड, और इसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो जाती है जिनका लंबा यूज होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें साथ के साथ इन इन चीजों पे नजर रखनी होती है, क्योंकि इनको फिर हम जब भी कोई ड्रग दे रहे होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमें पता होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम हम उसमें उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। ये नहीं कि दवाई दिए जा रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स जो ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू द प्राइमरी डिजीज। तो ये हमने मॉनिटरिंग इसमें करनी होती है। नाउ जी कमिंग टू मैम। द अदर ऑप्शंस। ठीक है, ये वेट मैनेजमेंट के लिए आपने बता दिया, साइकिल रेगुलेशन के लिए बता दिया, व्हाट एल्स? फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू मैम दिस? वेट रेगुलेट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो गई। हाँ, आपने बाकी एंटी डिप्रेशन, वो सब चीजें विल गो मैम साइड बाय साइड। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है या जो एंटी डिप्रेशेंट्स हैं वो भी आप इसमें दे सकते हो। का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो बड़ा इसमें हेल्पफुल होते हैं, बाद दफा दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इसमें किस चीज जी का मैम। रोल आ जाता है? मैम अगर जो है वेट रिड्यूस होना होती है तो फिर हम सीओसीपी जो है वो स्टॉपेज का ट्रायल दे सकते हैं कि उसको स्पॉन्टेनियसली पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम्म अगर वेट स्टेबल हो जाता है तो मेटफॉर्मिन को भी स्टॉप या टेपर ऑफ कर सकते हैं कि ये देखें कि उसका लाइफस्टाइल पे ही वेट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, ठीक है। और मैम मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो अपनी वो तो डेली चलती लाइफस्टाइल रहेगी के साथ। साथ के साथ, वो तो थ्रू आउट चलेगी। और मैम फ्यूचर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के लिए, कंसिक्वेंसेस के लिए काउंसिल करेंगे, लाइक सब फर्टिलिटी, और जो है अगर कंट्रोल नहीं होगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है जिसमें उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, तो उसको ओके, काउंसिल करेंगे लॉन्ग टर्म। व्हाट इज द रोल? अब जैसे हमारा तीसरा केस था कि 21 ईयर्स की जो उसको रेगुलर साइकिल है, रेगुलर फ्लो है, इसमें तो हमें, और हिर्सुटिज्म है सिंड सेमिनार की। अब जी इसमें मैम। मतलब ये थोड़ा सा इसके साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन अभी मैं इसको पहले इसको हम डिस्कस करें, क्योंकि इसका जवाब जो है इसी में इसी का भी जवाब है। तो इस पेशेंट में हमारे पास क्या ऑप्शन है? जो 21 ईयर्स है, रेगुलर साइकिल है, रेगुलर फ्लो है, हिर्सुटिज्म है, और बाकी सिंस मिनार की वो कहती है हिर्सुटिज्म है, लेकिन पीरियड में कभी कोई चेंज नहीं आई और स्लाइट सा वेट गेन है, और मैम कोई इसमें जो है कुछ एक नहीं। सिंगल क्राइटेरिया है, तो इसमें पीसीओ को डायग्नोस करने के लिए हमें दूसरी क्राइटेरिया की नीड है। अगर ठीक पीसीओ है। डायग्नोस हो जाती है तो इस पेशेंट को हम जो है हिर्सुटिज्म के लिए मेयर्स बताएंगे, जो कि कुछ फिजिकल थेरापीज होती हैं, और उसके अलावा यही हम जो एंटी एंड्रोजन सीओसीपीज जो जैसे हमने इस पेशेंट में पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दिया है, वो हाइपर एंड्रोजनिज्म को डिक्रीज करने के लिए और हिर्सुटिज्म को रिड्यूस करने के लिए इस पेशेंट में भी दे सकते हैं। फिजिकल थेरापीज में हम मसलन कौन सा? मैम अभी जो डाइन 35 की बात हुई है उसमें एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें कौन सा एंटी एंड्रोजन होता है? मैम ड्रोस्पेरिनोन है शायद, नहीं सिप्रोटिरोन एसीटन, सिप्रोटिरोन एसीटेट। सिप्रोटिडोन एसीटेट। और इसको भी जब आप देते हैं तो इसमें जो है वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये वैसे आता है सेकंड चॉइसेस में आता है। तो लेकिन जहां पे ये वाली कंडीशन हो फिर हम इसको पहले ट्राई कर लेंगे।
और सिप्रोटिडोन एसीटेट मतलब एथिनाइल एस्ट्राडियोल के साथ कॉम्बिनेशन में डाइन 35 है, या जैस वगैरह भी दे सकते हैं, उसमें भी एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा उसमें और होता है हम ना क्या, ड्रोस्पेरिडोन। हाँ जी, तो इसमें ये बताओ कि इसमें और क्या हमारे पास ऑप्शंस है इस थर्ड वाले पेशेंट में जिसका मसला ही सिर्फ हिर्सुटिज्म का है। एक तो मैम आप उसके अलावा जो है वैक्स है, लेजर जो है वो बेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ये वाले मेजर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, तो ठीक ये है, मेजर्स उसके लिए ज्यादा बेहतर है, मतलब कंपैरेटिव टू वैक्स या थ्रेडिंग जो या बेसिकली जो प्लकिंग। लेजर वो तो साइड बाय साइड चलती ही है, ठीक है ना, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर ट्रीटमेंट में आप फिट कर देते हैं, इसी तरह से ये वाली चीजें जो कॉस्मेटिक बेसिकली जो कॉस्मेटिक मैनिपुलेशंस हैं वो तो उसमें चलेंगी ही। लेकिन इसमें ड्रग्स में और ऑप्शन क्या है विच आर लेस डेंजरस मैम या इसमें एंटी बेसिकली लेस एंड्रोजन साइड। ड्रग होते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन। हम्म, ठीक है, मैम स्पाइरोनोलेक्टोन, इसमें एंटी एंड्रोजन साइड इफेक्ट होते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब स्पाइरोनोलेक्टोन के जी, साथ भी पर्टिकुलर जो टू द आपने हिर्सुटिज्म। चीजें करनी होती हैं वो भी होती हैं, अगर आप थोड़ा सा हाई डोज में यूज करते हैं, यानी आप 100 मिलीग्राम अ डे के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल हेयर फॉलिकल पे जाके काम करता है, ठीक है, इसका ये रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो इसमें आपने एलएफटीज को मेजर करना होता है और सीरम इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करना होता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो इसके साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग में चलेंगी, सो यू मस्ट नो द साइड इफेक्ट्स ताकि आप उसकी मॉनिटरिंग उस हिसाब से कर सको। और इसके अलावा क्या कर सकते? मैम बस मुझे तो यही याद डिफरेंट आ रहे डिफरेंट थे। डिफरेंट और भी एंटी एंड्रोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोटिमाइड है वगैरह है, लेकिन वो बहुत स्वेयर केसेस में इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ उसका उनकी लिवर टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, तो वो लेस कॉमनली यूज, द मोर कॉमनली यूज्ड आर स्पाइरोनोलेक्टोन एज अ फर्स्ट चॉइस, डाइन 35 एज अ सेकंड चॉइस, जहां पे सिर्फ एंड्रोजेंस का मसला होता है। और बाकी अगर पीसीओ, इसमें पीसीओ के साथ जरूरी नहीं कि हमेशा साइकिल इरेगुलर हो, बार दफा रेगुलर साइकिल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें एनोवुलेशन हो रही होती है। तो रेगुलर साइकिल उसका अगरचे एक यूजुअल सिम्टम नहीं है, लेकिन उसका एक इसमें एक उसका वेरिएंट है कि उसमें रेगुलर साइकिल्स भी हो सकते हैं। तो ये तो था जो इसकी बाकी चीजें। अब फर्ज किया किसी भी तरीके से ये मैनेज नहीं हो रहा, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? ना ये हर्षोटिज्म मैनेज हो हिर्सुटिज्म। रहा है, ना ये ओसीपीस ये पीसीओ मैनेज हो रहा है, तो उसको फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप मैम 21 हाइपोथैलेमस ईयर। को ही नॉक डाउन कर दो, ठीक है, फिर आप पूरे का पूरा जो उसके हायर सेंटर्स हैं उनको नॉक डाउन कर दो बाय जीएनआरएच एनालॉग्स, बट दिस इज वेरी रेयरली यूज्ड, ठीक है, फिर उसको बहुत हम कम करते हैं। अब जहां तक ये तो था इसका, और हिर्सुटिज्म में जो बाकी सारी चीजें थी लेजर वगैरह, उनमें 6 to 9 मंथ्स लगते हैं, उसमें लेजर के बाद फिर आप उसमें जो टॉपिकल एप्लीकेशन है ई फ्लोरनिथीन, जो कि वानिका के नाम से एक क्रीम आती है, वो पेशेंट को आप एडवाइस करते हैं कि वो लगाए, उसको भी 6 से 9 महीने लगते हैं अपना इफेक्ट करने में। और ये जो चीजें हैं जो खास तौर पे जो एंटी एंड्रोजेंस हैं, ये डिफरेंट किस्म की हेयर्स होते हैं, जो ब्राउन हेयर, वाइट हेयर, उन पे इनका एक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू द ब्लैक हेयर, और मोर देन 5 मिलीमीटर हो तो भी उस पे उनका एक्शन कम होता है, उसमें फिर हमें शेविंग और ये सब चीजें इन पे जाना पड़ता है ऑन द फर्स्ट हैंड। जो वानिका है वो भी इसके जो नए हेयर फॉलिकल से जो हेयर ग्रो कर रहा होता है उसको अरेस्ट करता है। तो बाकी जो मेडिसिन है वो साइड बाय साइड चलेंगी, विदाउट मेडिसिन दिस ऑल थिंग्स विल प्रूव टेम्परेरी, जो हम बाकी सारी चीजें जो साथ के साथ कर रहे होते हैं। तो ये तो था इसका। अब हम वापस, अब ये जो चीज है ना जो मैं कह रही थी कि 19 ईयर्स में वाली में हम ये सारी चीजें उसी तरह से हिर्सुटिज्म का अगर फैक्टर होगा तो ये चीजें उसमें भी हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इस तरह से इसका सारी मैनेजमेंट। अब जो पहले वाला केस था जो इनफर्टाइल बी है, उसमें अब फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बाकी तो हमने चीजें उसका साइकिल रेगुलेशन भी कर दी, सारा कुछ कर दिया जो हमने बाकी सारी ट्रीटमेंट अब तक डिस्कस की है। अब इसमें सपोज के कोई इसका और इनफर्टिलिटी की कॉज हमें नहीं मिली, HSA इज ओके, ट्यूबल पेटेंसी भी ठीक है, सिर्फ मसला ये इसी का था, पीसीओ का था, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं साइड बाय साइड। व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर फर्टिलिटी मैनेजमेंट इन दिस केस?
Ma'am, after lifestyle modification, fertility management options are first line option including tablet letrozole 2.5 mg on the day 3 to day 7, जो हम जो है 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं और इंक्रीमेंट कर सकते हैं अप टिल 7.5 समथिंग, तो मतलब 3 What टेबलेट्स तक about जा other सकते हैं. what about other ovulation induction agents? मैम क्लोमिड विथ क्लोमिफेन सिट्रेट विथ मेटफॉर्मिन जो है विद और विदाउट मेटफॉर्मिन हम यूज कर सकते हैं. Which one is preferable and why? मैम tablet letrozole is preferable nowadays because it also helps the endometrial regeneration. हाँ, एंडोमेट्रियल इसमें थिकनेस ज्यादा हो जाती है. क्लोमिफेन सिट्रेट इज अच्छी होती है. एस्ट्रोजन एज वेल, तो वो जी मैम. एंडोमेट्रियल थिकनेस उसमें डेवलप नहीं होती, वो एलएच सर्ज को नहीं रोकती, जबकि ये एलएच सर्ज को भी आई मीन के इसमें एलएच का जो लेवल हाई होते हैं वो उनको भी ये कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इसमें अब लेट्रोजोल के साथ हमने ये दिया. एंड व्हाट आर द अदर चॉइसेस टू बी कंसीडर्ड इन द फर्टिलिटी मैनेजमेंट ऑफ दिस फर्स्ट पेशेंट? मैम अगर इनसे जो है वो 3 to 6 साइकिल मतलब ओव्यूलेशन भी हो रही है लेकिन पेशेंट कंसीव नहीं कर रही, तो हम अल्टरनेट ऑप्शन में जा सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड लाइन ऑप्शन होता है, या इनसे ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास जीएनआरएच एनालॉग और गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शंस और जो है ओवेरियन ड्रिलिंग स्पेशली हम वहां पे करते हैं जहाँ पे एलएच लेवल बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे वो हमें इफेक्टिव होती है. ड्रिलिंग के अलावा और क्या चीज होती है सर्जिकल ऑप्शन में से? एक ड्रिलिंग है, एक डायथर्मी है. विच वन इज प्रेफरेबल एंड व्हाई? डायथर्मी इज nowadays preferable because ड्रिलिंग में ओवेरियन टिश्यू ज्यादा डैमेज होता है. ड्रिलिंग में कैसे डैमेज होगा? ओवेरियन ड्रिलिंग में जब इसमें देखो डीप होते डायथर्मी थे तो ना. वो चीज है जो हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, और बाय चांस हमने किसी और चीज के लिए जो है वो खोला तो उसमें भी हम कर सकते हैं. तो डायथर्मी तो किसी भी वक्त हो सकती है, ड्रिलिंग भी किसी वक्त भी हो सकती है. ड्रिलिंग में आप क्या करते हैं और डायथर्मी में क्या करते हैं, और उन दोनों के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैम ड्रिलिंग पहले होता था ना, डायथर्मी अब होती है कि 4 mm जितना जो है हम उसको 4 साइड्स पे ओवरी के कॉटरी करेंगे ताकि उसकी जो थिक कैप्सूल बनी हुई है वो रिजॉल्व हो. उसका आउटकम ज्यादा बेहतर होता है. ड्रिलिंग में डैमेज कम होता है. मतलब इसमें अच्छा, ये डायथर्मी ड्रिलिंग का है. नहीं, देखो डायथर्मी का में आप वो जो एक थिक स्ट्रोमा होता है आप उसको बेसिकली उसमें एक मुस्तकिल रास्ता बना रहे होते हैं. ड्रिलिंग में तो आपने सिर्फ उसको पंक्चर कर दिया डिफरेंट जगहों से, तो इसमें इसका आउटकम ज्यादा बेहतर, लेकिन इससे डैमेज ज्यादा है. ड्रिलिंग में डैमेज कम है, आउटकम बस ऐसा ही है. लेकिन डायथर्मी का जो असूल है वो ये कि 4 मिलीमीटर डेप्थ, 4 पॉइंट्स, 4 मिलीमीटर डेप्थ फॉर 4 सेकेंड्स एट 40 वॉट्स, ये इसका होता है. इससे ज्यादा करोगे तो ओवेरियन जो है वो आप डैमेज कर रही होती हैं, उसमें ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है. जितनी ज्यादा आप डीप करेंगे, जितनी ज्यादा देर के लिए करेंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल पॉइंट्स पे करेंगे, जितनी ज्यादा हाई वोल्टेज के साथ करेंगे, उतना ही ओवेरियन डैमेज जो है वो इसमें ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये इसकी सर्जिकल वो तब होता है जब रेजिस्टेंट टू एवरीथिंग. लेकिन इसमें अभी हमने बाकी तो सारी चीजें इस्तेमाल ही नहीं की हैं, ये तो एक आखिर में जाके आता है ना. तो लेट्रोजोल आपने बताया क्लोमिफेन सिट्रेट के मुकाबले में, फिर आपने गोनेडोट्रोफिन बताया, उसमें एफएसएच एलएच वगैरह की कॉम्बिनेशन, उसको फिर ट्रिगर देते हैं हम एलएच का इन टर्म्स ऑफ वही जो हम देते हैं एचसीजी के इंजेक्शन. लेकिन इसमें बाज दफा हम अगर इसमें हाइपर स्टिमुलेशन के भी चांसेस होते हैं. सो द अदर रिजीम वुड बी कि आप इसको हाइपोथैलेमस को बिल्कुल डाउन रेगुलेट कर दें बाय जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, and then you take the control of the ovaries in your hands, and then you give the calculated dose of gonadotropin agonist. पहले आपने जी मैम. एंटागोनिस्ट देके उसको बिल्कुल खत्म किया उसके काम को, फिर आपने एगोनिस्ट दिए, और फिर आप उसको जो जितना रेजिस्टेंट केस होता है आप उसको हमेशा हाइपर स्टिमुलेशन से बचाने के लिए आप उसको पहले थोड़ा सा देते हैं 75 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से, 150 तक भी बाज दफा चले जाते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम फिर आप उसकी डोज को हाफ कर देते हैं.
उसमें हाइपर स्टिमुलेशन के चांसेस कम होते हैं, एंड व्हेन द ओवम इज मैच्योर इनफ टू बी फॉर द ओवुलेशन पर्पस, तो फिर वहां पे आप ओवुलेशन ट्रिगर देते हैं इन द टर्म ऑफ HCG। तो इस तरह की रिजीम्स हम इसमें कर सकते हैं, एंड स्टिल इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव तो फिर आप आते हैं डायथर्मी और डायथर्मी की तरफ बेसिकली। ठीक है, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम जो बाकी चीजें यूज करते हैं इन ऑल दीज PCO केसेस, हम उनको साथ के साथ मेटफॉर्मिन और जो आइनोसिटोल का भी आजकल रोल है उसके बारे में क्या ख्याल है? मैम इसमें मेटफॉर्मिन और जो इनोसिटोल है वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, लेकिन बेहतर साइड इफेक्ट ज्यादा मेटफॉर्मिन के हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजिंग है, तो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को मतलब हाइपर इंसुलिनीमिया के साइन है तो हम प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन का एक एस्टेब्लिश्ड रोल है, आइनोसिटोल का एस्टेब्लिश्ड रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये भी थोड़ा सा LH को कम और एंड्रोजन लेवल को भी कम करता है। ये उसके रिपोर्टेड केसेस हैं। यूजुअली जो प्रेपरेशंस अवेलेबल होती हैं दे क्लेम कि इसके साथ अलहदा से मेटफॉर्मिन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड रोल है वो ये है। अब इस केसेस में आप इस तरह से फिर डिसाइड करते हो कि जिनका BMI ज्यादा है प्राइमरीली, उसमें फिर आप इसमें मेटफॉर्मिन को कंबाइन कर देते हैं। जहां पे हाइपर एंड्रोजिनिज्म, अगरचे हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी जो है या साइकिल इरेगुलरिटी भी जो है, उसके लिए भी मेटफॉर्मिन एज अ प्राइमरीली यूज किया जाता है अगर इनिशियल बेसलाइन BMI पेशेंट का ज्यादा है तो इसको एज एन एंसिलरी मैनेजमेंट इन कॉम्बिनेशन विद ऑल अदर थेरेपीज किया जा सकता है। सपोज जो हम OCPs की बात कर रहे थे, तो OCPs में भी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, और इसी तरह से एंटी एंड्रोजन के साथ भी, इसी तरह से ओवुलेशन इंडक्शन के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। सो डिसाइड इट ऑन द बेस लाइन BMI ऑफ द पेशेंट कि किसमें हमने कंबाइन करना है और किसमें हमने कंबाइन नहीं करना। और उसके अलावा अगर किसी को साइड इफेक्ट ज्यादा हैं तो डेफिनेटली देन यू चूज द अल्टरनेट ऑप्शन जो कि आइनोसिटोल ही है। मैम जो इनोसिटोल है, मायो इनोसिटोल, इसका जो एक रेशो चेंज करता है वो थोड़ा बता दें, वो इतना समझ में कौन नहीं सा आया रेशो था। चेंज करता है? मैम इनोसिटोल टू मायो इनोसिटोल जो कन्वर्जन होती है, पता नहीं 100:1 था क्या, उसको नहीं ये नहीं, इसका रिवर्स करती है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, लेकिन ये है कि इसमें एज अ जनरल जो है वो इसको मायोनेसिटोल हो इनोसिटोल हो, ये बेसिकली ये वो चीजें हैं विच आर सपोज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द ओवम, यानी उसकी जो फॉलिकुलर मैचुरेशन अच्छा। है या उसकी जो क्वालिटी है ये उसको एनहेंस करते हैं, मतलब दिस इज क्लेम्ड। लेकिन इसका एविडेंस बेस्ड रोल अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ इवन इन द लेटेस्ट गाइडलाइन, बट देयर इज अ रोल ऑफ इट, और इसको जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका जी रोल मैम। तो है। ठीक है, तो इसमें मेरा ख्याल है अब हमने तकरीबन सारी चीजें तो डिस्कस कर ही ली हैं ऑलमोस्ट। मैम मैम एक सवाल है। मैम जी अगर ओव्यूलेशन हो रही है तो जैसे मतलब नाइस गाइडलाइन के हिसाब से अगर पेशेंट में ओव्यूलेशन हो रही है ओव्यूलेशन इंडक्शन के मेडिसिन से ओरल से, तो हम 3 to 6 अब साइकिल के। ओवुलेशन को, अच्छा एक चीज मैं आपको रोक रही हूँ अभी, ओवुलेशन को आप असेस कैसे करते हो? सॉरी मैम, फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, हम असेस ही वो ठीक करते है, हैं एक्चुअली। ठीक जी है, फॉलिकल मैम, अगर तो फिर मैच्योर हो गए हैं तो पेशेंट को हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पे स्विच कर देंगे या उसी पे स्टिक रहेंगे? नहीं, देखो अगर ये लेट्रोजोल की एक जो है वो डोज पे ओवुलेशन फॉलिकल का मैचुरेशन साइज इज अनफ, यानी 18 मिलीमीटर, 18 to 20 मिलीमीटर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना ऑन द डे 12 पे, तो अगर वो उतना अचीव हो रहा है यू विल कंटिन्यू विद द सेम रिजीम इन द सेम डोज, उसमें हम चेंज तो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि किसी दूसरी ड्रग का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैम उसको टिल 12 मंथ वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और मैम मतलब पेशेंट जो है वो बहुत बाज दफा ये मतलब फेडअप हो जाते हैं कि यही मेडिसिन है और मुझे कंसीव भी नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में फिर हम अल्टरनेट पे जा देखो सकते हैं? अभी फॉलिकल का मैच्योर होना इज जस्ट वन थिंग, जी उस मैम। फॉलिकल का रप्चर होना इज द सेकंड थिंग, ऑफ फिर कोर्स उस मैम। फॉलिकल का फर्टिलाइज होना इज द थर्ड थिंग,
और उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट का इम्प्लांटेशन होना इज द फोर्थ थिंग। इतने सारे लेवल्स होते हैं उसके, सिर्फ फॉलिकल का मैच्योर होना तो काफी नहीं है, ये प्राइमरी पैरामीटर होता है कि अगर फॉलिकल सही साइज का बन गया तो इसका मतलब है कि ओवम की क्वालिटी ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें माइक्रो लेवल्स पे ऐसी हैं जिनको हम असेस भी नहीं कर रहे होते। बाज दफा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाते हैं ड्यू टू सम इम्यून रिएक्शंस, बाज दफा एंडोमेट्रियल थिकनेस पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती। ये बहुत सारे माइक्रो लेवल्स हैं जिसको हम अभी तक मैनेज मतलब हम असेस भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि असेसमेंट पे हमें एक वजह पता चल जाए तो फिर हम उसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो इनको तो हम असेस भी नहीं कर रहे होते। सिवाय इसके कि जब वो इम्प्लांटेशन हो जाती है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन एंड मैटरनल फीटल सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, तो बीटा ईसीजी रेस होना शुरू हो जाता है इवन बिफोर द मिस्ड पीरियड्स। और अर्ली इम्प्लांटेशन फेलियर जब हो तो वो यूजुअली इनमें पीसीओ के केसेस में या हाइपर एंड्रोजेनिज्म के केसेस में इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो पेशेंट हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साथ है उसमें इम्प्लांटेशन फेलियर, मतलब वो सारे लेवल्स पे होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर और अर्ली मिसकैरेजेस जो हैं या इवन लेट मिसकैरेजेस भी जो कि 20 वीक्स तक भी चल सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें पीसीओ की स्वेरिटी पे भी डिपेंड करती हैं। तो पीसीओ जो है वो तो तकरीबन 35% केसेस ऑफ एबॉर्शंस में एक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए जो है ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेशेंट को शायद उस तरह से समझा नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए ओवुलेशन भी जरूर असेस करें। और ओवुलेशन को असेस करने के लिए डेफिनेटली जो ज्यादा बेहतर चीज है वो है डे 21 इन रेगुलर 28 डे साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। और कभी कभार अगर एन ओवुलेशन हो जाती है और इसको अमूमन और एक में अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है तो इसको फिर कंजेक्टिव 3 मंथ्स के लिए करें, क्योंकि कभी कभी स्पोरेडिक साइकिल्स होते हैं एन ओवुलेटरी भी, तो उसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही साइकिल एन ओवुलेटरी हैं, तो उसके लिए फिर हम कंजेक्टिवली इसको कर रहे होते हैं। और अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक एडिक्वेट आ गए हैं तो दैट इज इनफ, इसका मतलब है ओवुलेशन हो रही है। और इसी तरह डे 18 का जो अल्ट्रासाउंड होता है उस पर भी हमें किसी हद तक अंदाजा हो जाता है। लेकिन ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी है या नहीं है वो हमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल से ही पता चलेगा कि उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है कॉर्पस ल्यूटियम की वो क्या है, बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्लांटेशन और सारी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है। और जिनमें ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी होती है आप उसमें ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी शुरू कर देते हैं एहतियातन। ठीक है जी मैम। मैडम हाँ जी। मैडम एक क्वेश्चन था। एक पेशेंट आई थी ओपीडी में, तो मैडम उसकी सिंस मेनार के जो है ना वो रेगुलर साइकिल थी, ठीक है, क्रॉनिक पीसीओ मतलब वो लेवल थी, 5 ईयर जो है ना वो उसको चढ़ जाते थे, तो वो फिर जो है ना फिर जैसे ट्रीटमेंट लेती थी फिर ही उसको साइकिल आती थी। उसकी शादी जो है वो 31-32 ईयर में थी। तो देखो अब 6 महीने हुए। जी जो मैडम। जो पेशेंट सिर्फ मेडिसिन लेने से ही ब्लीड करती है उसमें तो फिर आप ओवेरियन इनसफिशिएंसी को भी रूल आउट करोगे, बिकॉज बाकी मैडम भी वो जी 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 मैडम एफएसएच उसकी ठीक आती थी, नहीं, मतलब देखो ठीक आई। अगर मेडिसिन ले रही है ना और उसके साथ ब्लीड करती है तो एफएसएच ठीक ही आएगा, क्योंकि आपको छोड़ने पड़ते हैं ये सारी मेडिसिन बिफोर फाइनल टेस्टिंग ऑफ एफएसएच। जैसे ये जो हम अभी केस डिस्कस कर रहे थे हाइपर एंड्रोजेनिज्म का, जिसमें आपने टेस्टोस्टेरोन भी किया, सारा डीएचए भी किया, 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन भी किया। अब अगर यही पेशेंट ओसीपीज ले रही है ऑलरेडी तो ये सारे लेवल नॉर्मल आएंगे, क्योंकि जो ओसीपीज हैं वो तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने टेस्टोस्टेरोन लेवल को उस वक्त के लिए नीचे ले आना है जब तक पेशेंट ओसीपीज यूज कर रही है, तो इसलिए हमें ट्रू रिपोर्ट नहीं मिलेगी। कम अज कम पेशेंट के एंड्रोजन लेवल को असेस करने से पहले 3 महीने पहले से ओसीपीज बंद कर देने चाहिए, तब ही हमें उसकी सही रिपोर्ट मिलेगी। इसी तरह से जो मैडम पेशेंट उसकी जिसके हाँ जी इरेगुलर साइकिल हो। मैडम उसकी जी हाँ जी जी मैडम उसकी जो एक एफएसएच लेवल में थी वो 5 ईयर के एमनोरिया के बाद ही हुई थी, अच्छा मतलब वो ठीक आई।
ठीक है, इसमें फिर अगर FSH उसमें फिर आप ईस्ट्रेडायोल लेवल करवाओ। हो सकता है एक्स्ट्रा ओवेरियन ईस्ट्रेडायोल बन रहा है जो उसके FSH लेवल को नॉर्मल रख रहा है, और उसमें ओके फिर ओके उसके मैडम। वेरियन फंक्शंस को पूरा, इसका मतलब है यूट्राइन कॉजेस नहीं है, हाइपोथैलेमिक कॉजेस नहीं है, और FSH तो पिट्यूटरी से बनता है, पिट्यूटरी कॉज नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग विद द ओवरीज। ओवरीज में अगर पेशेंट ज्यादा ओबीज हो और उसमें एक्स्ट्रा ओवेरियन कहीं से ईस्ट्रोजन बन रहा है तो वो भी FSH को इतना ऊपर नहीं जाने देता। तो फिर उसमें ओवेरियन फंक्शंस को हमें असेस करने की जरूरत है, जैसे सीरम इनहिबिन है, और ईस्ट्रेडायोल लेवल तो जाहिर है उसमें ज्यादा होगा ही होगा अगर वो एक्स्ट्रा ओवेरियन साइड से है तो ये सारी चीजें फिर उसमें देखने की जरूरत है। और जब तक ईस्ट्रोजन लेवल है उसमें उसके जो मेनोपॉजल इफेक्ट्स हैं वो भी बाज दफा नहीं आ रहे होते। जी जी मैडम, वो नहीं थे। इसमें ओवेरियन फंक्शन को फिर देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर अप टिल FSH ठीक है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बन रहे हैं तो FSH बन रहा है, और FSH अगर ठीक है तो इसका ये मतलब है उसको फीडबैक भी सही मिल रहा है ईस्ट्रोजन का, तो FSH ठीक है। और अगर उसको ईस्ट्रोजन मिल रही है तो वो ओवरी उसका बहुत एक मेन सोर्स है, और इसमें अगर विथड्रॉल ब्लीडिंग भी हो जाती है इसका मतलब है एंडोमेट्रियम में भी कोई मसला नहीं है, एंडोमेट्रियम इज एबल टू ब्लीड व्हेन एवर शी इज बीइंग गिवन कोर्स ऑफ OCPs या जो भी। अगर ईस्ट्रोजन ठीक बन रही हो, FSH ठीक बन रहा है, तो फिर पेशेंट के ब्लीड ना करने की कोई वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन जिसने FSH को भी नॉर्मल रखा, वो ईस्ट्रोजन फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस को क्यों नहीं कर सकती। सिर्फ उसकी वजह ये है कि उसमें ईस्ट्रोजन के साथ अगर एक्स्ट्रा ओवेरियन है तो उसके साथ प्रोजेस्टेरोन का वो साइकिल कंबाइंड नहीं है, यानी ओवरी ने अपना काम तो तभी करना है ना इन द साइकिल रेगुलेशन अगर उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक साइक्लिकल मैनर में बन रहे हैं और हर दफा रिपीट हो रहे हैं। ये समझ आई आपकी बात? ठीक है, तो जी उसमें जी। ईस्ट्रोजन पहले फेज में बनता है, प्रोजेस्टेरोन दूसरे फेज में बन रहा है। अगर ये ओवेरियन ईस्ट्रोजन नहीं है तो ये वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो वो वाला फिर साइक्लिकल पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं होता। अच्छा मैडम, तो फिर इसमें वो बेसिकली ओवरी को देखो, इसमें मेन फोकस जो है ना वो ओवरी पे रखो। अच्छा। और मैडम वो कह रही थी कि मुझे अब बेबी करना है, मेरी अभी शादी हुई है, तो 6 तो ये मंथ भी सारी उसको नहीं हुआ था। चीजें देखो ना, उसके ओवरीज को डिटेल में देखो, एंट्रल फॉलिकल काउंट है, सीरम इनहिबिन है, ये सारा कुछ उसमें देखो। ठीक है, ठीक है मैडम, कभी मैं कभी ओवेरियन रेजिस्टेंट सिंड्रोम भी होता है जिसमें ओवुलेशन भी नहीं हो रही होती, या फॉर द सम टाइम ओवेरियन डिसफंक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद वो खुद ही करेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसमें करने वाली है। अब ऐसे पेशेंट को बाल दफा जो इतना अरसा ब्लीड नहीं कर रहे होते, उसमें ये भी होता है कि आप साइक्लिकल थेरेपी कुछ देर के लिए दे के, जैसे 3 to 6 मंथ, आप फिर उसको कुछ अरसा छोड़ के भी देखें। बाल दफा वो जो साइकिल डिस्टर्बेंस हुई होती है वो खुद से करेक्ट भी हो जाती है, मैडम लेकिन इस उसने जी जी मैडम, उसने कहा था कि मैंने AKU से भी कंसल्टेशन की थी, उन्होंने मुझे 1 साल OCPs दी थी, मैंने वो भी रेगुलर खाई थी, उसके बाद भी मेरी साइकिल रेगुलर नहीं हुई थी। हम्म, तो वो वही बात है ना कि फिर उसमें जो है वो जरा ओवरी को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत है, जी क्योंकि जी और मैडम। इसकी वजाहत जो आपने जितनी हिस्ट्री बताई है उस पे इसकी साइंटिफिक रीजन जो है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो इसकी यही बनती है। अच्छा, और मैडम वो कह रही थी कि मुझे बस असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए जाना है, मतलब इतना वेटिंग है, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे हाँ तो ठीक इतना है, कैंसर। वो तो डेफिनेटली वो तो जा सकती है विद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रोवाइडेड उसकी ओवरी में सारे ठीक ठाक फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो वो फॉलिकल होंगे तो वो ART में भी जाएगी ना, मतलब ये IVF ICSI वगैरह में तभी पॉसिबल है ना। जी जी मैडम। तो उसको वो चाहे GnRH दे के, गोनाडोट्रोपिन दे के उस फॉलिकल को डेवलप करें, उसको रिट्रीव करें और फिर उसको करके IVF ICSI, तो वो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा ठीक है मैडम, मुझे ये लग रहा था कि काफी टाइम इतने लंबे अरसे से इतना क्रोनिक केस है, तो इसमें हाँ, फर्टिलिटी एस्पेक्ट्स भी तो पुअर होंगे ना। फर्टिलिटी एस्पेक्ट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन एज तो होता ही है, लेकिन उसका ओवेरियन रिजर्व पे भी तो डिपेंड करेगा ना जी कि जी मैडम। ओवेरियन रिजर्व उसका कितना है और उसमें फॉलिकल उतने हैं, रिक्रूट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते GnRH के साथ, गोनाडोट्रोपिन के साथ। ये सारी चीजें हैं जो उसमें बहुत एक डिटेल में डिस्कशन की जरूरत है। ठीक ओके है, मैडम। चलें जी, अब इसको मेरा ख्याल है हम खत्म करें, आज का काफी हमारा लंबा सेशन हो गया।
तो इसमें नेक्स्ट टाइम आप क्या करना चाह रही हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ओवुलेटरी डिसफंक्शन से रिलेटेड हमने सारी चीजें अब कंप्लीट कर ली हैं, ऑल द 4 थिंग्स, जिसमें ओवेरियन फेलियर भी था, जिसमें जो है वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी था, और बाकी ये जो पीसीओ आज का जो हमने किया, तो ये तो हमारा एक कंप्लीट हो गया। व्हाट आर योर अदर वीक एरियाज जिसको हम डिस्कस कर सकें? मैडम ओवेरियन सीए करवा दें। ओवेरियन सीए, और मैम उसके लिए वॉलंटियर भी फिर डॉक्टर जैनब होगी। जी जी मैं अच्छा होंगी। ठीक है, और हम और साथ इसके देंगे लेकिन वॉलंटियर वो होगी, ठीक जैसे है, उन्होंने आज हमारा साथ दिया है। और मैडम अच्छा जो है ना, आप बहुत कंफर्टेबल जोन में रखती हैं, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा पढ़ाती हैं, मतलब हमें डर ही नहीं होता कि हम आगे से क्या बोल रहे हैं, कि नहीं आ रहा मैडम, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। देखो, जो लर्नर्स होते हैं ना, उनको हर चीज की इजाजत होती है, और सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं आप लोगों से सीखती भी बहुत हूँ, क्योंकि सीखने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि टीच करें, थैंक और यू मैम। उसमें जाहिर है दिस इज ड्यूअल पार्टनरशिप, कि जिसमें आप लोग भी सीख रही होती है और मैं भी सीख रही होती हूँ, ठीक है। और मैडम आप जो है ना वो चीजों को Finally, बहुत the डीप very में best लेकर, is- हम्म आप जो है ना वो चीजों को बहुत डीप में लेकर लेकर जाकर जो है ना वहां पे, मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है हम किसी जो है ना चावल की जो हम उसमें ना कंकर ढूंढ रहे हैं, मतलब वो डीप में अच्छा, जाकर चीजें समझ आती है, इतना डीप में। चलो इट्स गुड। अच्छा, ओवेरियन सीए के अलावा और क्या क्या चीजें हैं आपके जो वीक एरियाज? मैम जो चलो थ्योरी की क्या? थ्योरी की टॉपिक्स है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी जो है ना समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जो हाँ दूसरी बातें हैं जैसे ड्रिल्स हो गई, सीटीजी हो गई, और जो हाँ टीचिंग हो गई, या रोल हाँ, प्लेयर में जहाँ पे हमें ब्रेकिंग बैड न्यूज करना है उसको कैसे टैकल करना है, और जो ठीक एंग्री है। पेशेंट आ जाती है उसके साथ हाँ, हमने ऐसे क्या वर्ड्स बोलने हैं या ऐसे कैसे बोलना है, या हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, तो ये हम ठीक है। उन पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उतना हाँ अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि असेस करने वाला कोई टीचर नहीं होता सामने। हाँ, लेकिन ये ऑनलाइन फिर कैसे होगा? ये तो मैम यही है ना, हम तो जाहिर है एक आप एक एंड पे बैठे हुए हैं, मैं एक एंड पे बैठी हुई हूँ, हमारा फिजिकल तो उस तरह से इंटरेक्शन नहीं हो रहा ना। मैम ऐसे जो है ना आप मतलब बोलने के उसमें, या अब वॉइस का टोन क्या रखना चाहिए उस पे थोड़ा गाइड कर दें, ब्रेकिंग बैड न्यूज में पेशेंट से कैसे बोलना चाहिए, या उसको हाँ, क्या ऐसे वर्ड्स कहना चाहिए कि वो सेंसिटाइज हो, या बेसिकली उसमें, अनमैरिड गर्ल्स, हाँ उसमें अनमैरिड बेसिकली, गर्ल्स। हाँ इसमें बेसिकली जो तरीका होता है वो ये होता है कि ऑनलाइन भी कोई दो लोग जो इस जिसमें से एक जो है वो परफॉर्मर हो और दूसरा वो जो कि वॉलंटियर है, वॉलंटियर आई मीन जो कि वो पेशेंट की सूरत में होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जो मतलब मेरी समझ में तो यही आता है कि इस तरह से दो लोग ठीक है मिलकर मैम, कर ऐसे भी सकते कर हैं। लेंगे। ठीक है, तो उसको फिर बहरहाल देखते हैं, डिजाइन करते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है ठीक है, मैम, थैंक यू चलो, मैम, ओके, जज़ाकल्लाह खैर।